हाँ बोलो। जैन का 3 है तो कितने मिले आपको? 1। और साइन भी चेंज करना है। अगर मान लो वो क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है कि एक की फोकल लेंथ क्या है और दूसरी ऐसी है जो ऐसे हमने रख दिया। तो इसकी अगर 30 सेंटीमीटर है, इसकी 20 सेंटीमीटर है, तो हमें पहले पावर निकाल लेनी चाहिए। दैट इज P इज इक्वल टू P1 प्लस दैट इज 1/F1 प्लस 1/F2। शिव शर्मा वैल्यू प्लेस करो सर। F आएगा सर बताते जाओ। +3 30 बताइए क्या लिखे हैं? 1/+30 और -20 1/-20। और अगर ये 60 है तो तुमको अर्जिता एलसीएम लेना नहीं आता है, 20 आ जाएगा कि 2 आएगा? बोलो फिर। तो P कितना हो गया? 1/60 होना चाहिए, लेकिन इसमें शिव शर्मा ने क्या गलती की? कहाँ पे इन्होंने वैल्यू गलत प्लेस कर दी? बोलो। तो इनको क्या करना चाहिए था बताइए? 0.3 फोकल लेंथ कर देना मीटर में, और यहाँ क्या करना चाहिए था इनको? 0.20। इतना कर दिया। अगर फिर भी तुमको लगता है कि इसका एलसीएम मेरे लिए कठिन है तो इसे 100/30 तो लिख ही सकते हो, और इसे क्या लिख सकते हो? 100/20 माइनस 20 में ले लिया, एक 0 कट कर दो, तो अभी कितना हो गया? 10/3 माइनस 10/2, यहाँ 6 आ गया, तो दैट इज 20। और ये कितना हो गया? 2 3 या 6 तो 30, दैट कम्स एज माइनस 10/6, तो ये माइनस 1.66 बार या 1.6 बार। तो क्या लिखोगे? द रिजल्टेंट of the two lens, the combination of two lens will act as a concave lens। ये लिखना होगा, जो कि most of the students ने नहीं लिखा है। The combination of the two lens will act as concave lens and its power will be this, और its रिजल्टेंट फोकल लेंथ क्या होगी? ये तो इसका पावर हो गया, तो रिजल्टेंट। और तुम फोकल लेंथ को भी सेंटीमीटर इनवर्स लिखती हो दिव्या। सारी गलतियां कर लो अभी एग्जाम से पहले, यही समय है, यही समय है, सही समय। नाउ द रिजल्टेंट फोकल लेंथ, हाँ अभिषेक क्या फार्मूला लगा है? अच्छा 1/P पावर से फोकल लेंथ निकालो। 1/F1 से कैसे फोकल लेंथ आ जाएगी? इससे फोकल लेंथ आई क्या? अब जब पावर आ गई, पावर का उल्टा करो फोकल भाई। P इज इक्वल टू 1/F और F इज इक्वल टू, तो पहले इसमें P निकलेगा इन सवालों में, और फिर उस P से क्या निकलेगा? तब F निकलेगा। नहीं अरे तो सिंपली जोड़ दो, तो 10 आ रहा है, 10 का उल्टा 0.1 डायरेक्ट कर दो, तो सारे आंसर ही गलत हो गए, पावर भी गलत निकाल बैठोगे। तो दैट इज इट कम्स एज P की जगह क्या लिख दिया जाए? बोलो। -10/6 ये लिखोगे, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। सो -10/6 इससे क्या हो जाएगा बताओ? 6/-10। चूंकि ये चीज़ मीटर में होगी, तो जब कभी इंटर कन्वर्जन करना हो यूनिट का, तो ऑन बोथ स्टेप्स यूनिट शुड बी मेंशन्ड। यहाँ भी मेंशन करो, वहाँ भी करो। चीज़ें मीटर में, क्योंकि पावर का इन्वर्स, तो पावर तो खुद ही होती है मीटर इन्वर्स। ऐसा करने से 0 0 कट गया, तो कितनी आ गई फोकल लेंथ? -60 सेंटीमीटर। अगर आप चाहें तो लास्ट में लिख सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस विल एक्ट एज कॉनकेव लेंस ऑफ रिजल्टेंट फोकल लेंथ -60 सेंटीमीटर। ये जो फार्मूला है ये 11th में डिड्यूस कराया जाएगा आपसे, अभी नहीं करा। चलिए इतनी बात हो गई। Now the air bubble trapped within water
will act as concave lens because light enters from denser medium to rarer medium. Repeat करो, बोलो। चूंकि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा है, इसलिए जो एयर बबल है या एयर कैविटी है वो किस तरीके से कार्य करेगी बताइए? अवतल लेंस के रूप में कार्यरत होगी। रिपीट करो अर्षिता। As the light travels, as the light enters from denser medium to rarer medium, it will act like a concave lens. Concave lens, समझ में आया? When the vehicles in front of ambulance are having rear view mirror as a convex mirror and it laterally invert, ये वर्ड जरूरी है, it laterally inverts the ambulance and read it correctly and gives it a pass. That's why ambulance is written in a inverted manner. वो उसे पास दे दे, देख करके एम्बुलेंस आ रही है। बात समझ में आ गई? Now that is the object appear, जो उसमें देखा जाएगा farther than they are actually. So objects are, जो उसमें दिखाया जाएगा कि अरे एक ट्रक तो बहुत दूर है, ट्रक पीछे खड़ी होगी, वो तो छोटा छोटा करके दिखाएगा। सो इसलिए ऑब्जेक्ट अपीयर फारर देन दे एक्चुअली आर। तो तुम अश्योर होगे, पता चला वो हिट भी कर देगा, पीछे भी होगी तो पूरा ट्रक का चित्र दिखा देगा। तो इसलिए ये कहना कि वो छोटा चित्र दिखाता है, ये उसकी डिमेरिट नहीं है। सिर्फ ये लिखना है तुमको कि दैट इज, इट डज नॉट गिव द करेक्ट distance, it gives larger distance than they actually are, उससे ज़्यादा डिस्टेंस दे रहा। बात समझ में आ गई कि नहीं? और तुमको ये फार्मूला पता होना चाहिए, that is 360 by theta minus 1, this is the number of images produced। तो इसी से तुमने क्यों नहीं निकाला? सारे गलत निकाले। अगर 90 डिग्री है तो क्या करोगे? 360 by 90 डिग्री माइनस तो 4 माइनस 1 तो 3। अगर 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है लेंस तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और अगर 30 डिग्री पर है, बोलो 11। और जब पैरेलल होगा तो किसने 2 लिखा? पैरेलल में नहीं निकाल पाती हो। दैट इज 360 डिग्री बाई 0 डिग्री माइनस 1 तो इंफिनिटी माइनस 1, दैट इज इंफिनिटी। चलिए अब इसमें द प्लेन मिरर is a spherical mirror of infinite focal length। बात समझ में आ गई? वो एक स्फेरिकली मिरर माना जाएगा। ठीक है, ओके। अरविंद भी सही करते हैं, जरा सी मैथमेटिक्स आ गई साइंस में, वही गलत कर देते हैं, सारी कैलकुलेशन मैथमेटिक्स से पता नहीं क्या डरेंगे। अब देखो, P is not a perfect square, आपको ये प्रूव करना है कि रूट P, let रूट P is rational, इसको कहेंगे मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन देखो, हमने मान लिया कि रेशनल है, सो रूट P कैन बी रिटन एज A by B फॉर्म, उसे ऐसा लिख सकते हैं, रूट पूरे में लगाना, वेयर A and B are co-prime and B is not equal to 0। कोई भी अगर मान लो रेशनल है तो उसे P by Q के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर P और Q क्या है? इंटीजर्स होंगे। D's are, ये क्या है? को-प्राइम, चाहे को-प्राइम लिखो नहीं तो इंटीजर भी लगा, इंटीजर। सब समझ में आ गया? और D 0 नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या होगा बोलो? A स्क्वायर बाई B स्क्वायर। तो अब ये मुझे बताओ कि A स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? PB स्क्वायर। समझ में आ गया? तो A स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB स्क्वायर। अब ये देखो, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है वो क्या कहती है कि मान लीजिए कि
फंडामेंटल थ्योरम निकालो अर्थमेटिक्स का। सो दैट इज थ्योरम 1. थ्योरम 1.3 क्या स्टेट करती है कि मान लीजिए P डिवाइड्स, जो P है हमने ये निकाल लिया, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है और ये कोई प्राइम नंबर, इट इज P को आप क्या मान लो, प्राइम। अब मैं इसको तुम्हें समझाता हूँ, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, या फिर आप ये सब प्राइम ही समझ लो, इट इज ए क्या नंबर है, प्राइम नंबर, सही है। अब जरा देखो कि मान लो कि ये कहा जाए कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर, मैं ये कह दूं कि 3 डिवाइड्स, क्या 3 6 स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो जबकि इससे प्राइम होना चाहिए, ये क्या चीज है बोलो। सो यही थ्योरम है, थ्योरम 1.3 क्या कहती है, इफ ए प्राइम नंबर डिवाइड्स ए स्क्वायर देन इट डिवाइड्स ए आल्सो। बहुत सिंपल सी बात है, यानी क्या चीज बताई बोलो, थ्योरम 1.3 क्या है, इफ ए प्राइम नंबर P divides a square then it also divides a। अगर मान लो 3 इसको डिवाइड कर रहा है, प्राइम नंबर है, तो 3 डिवाइड्स 6 into 6, ठीक है। तो अब ये 3 एक प्राइम नंबर है, तो अब हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि that is 3 should be any of, देखो ये प्राइम नंबर है तो इसलिए इनमें से किसी एक में होना चाहिए। जैसे मैंने तुमको पहले भी बताया था P एक प्राइम नंबर है जो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो क्या बताया था कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर, और ए के कितने प्राइम फैक्टर बताए थे बोलो, जहां पर ए को क्या लिखा जा सकता है, P1 P2 से लेकर Pn तक, तो हमने क्या लिखा था कि P इज वन ऑफ दीज, क्योंकि फिर ए स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, तो P अगर इन्हीं में से एक है, टाइम तो मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते ना। अगर कोई कहते नहीं अगर डिवाइड भी कर रहा है तो पता नहीं वो इनका प्रोडक्ट भी तो हो सकता है, ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट कर दिया तब तो कंपोजिट हो गया, तो जो इसके प्राइम फैक्टर है वही दूसरे के भी हैं, तो अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P इज एनी वन ऑफ दीज, या तो ये हो सिंगल अकेला होगा, ये सब प्राइम है, प्राइम फैक्टर्स है, इसका होगा, और नहीं तो स्क्वायर लगा तो फिर से लिख दो उसका होगा, विच आर आल्सो द फैक्टर ऑफ ए, दैट्स व्हाई P डिवाइड्स ए। समझ में आ गई बात कि नहीं, कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, यहाँ से एक चीज साफ समझ में आ रही है। अब देखो, तो अब इसमें दिव्या हम लिखें क्या, इतना तो हमने समझ लिया, यहाँ क्या लिखें, बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिखना चाहते हो ना, और ऐसे सिंपली भी ये लिख सकते हो कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर। वैसे आपके स्कूल में ऐसा बताया गया क्या, ऐसे लिखवा रहे हैं क्या, ऐसे जरूरी नहीं लिखना, यहाँ पता चल रहा है कि इसके ये फैक्टर्स हैं, तो P तो एक फैक्टर है ना, तो P इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर के 2 फैक्टर हैं, दैट मीन्स P डिवाइड्स ए स्क्वायर, फैक्टर ही तो डिवाइड करते हैं, सो P डिवाइड्स ए। P इज प्राइम फैक्टर, किसका फैक्टर है, ऑफ ए स्क्वायर, 2 फैक्टर हैं इसके, सो P डिवाइड्स ए स्क्वायर, दिस इंप्लाइज P डिवाइड्स ए। अगर इतना लिख के तुम थ्योरम 1.3 लिख लोगे तो भी टीचर कंसीडर कर लेगा कि चीज तुमको पता है। So 1.2 हाँ? 1.2 कर दिया, अच्छा वो यूक्लिड वाली हटा दी ना, ये हो गई, तो प्लीज हाँ बोलो। हमारी मैम कहती है ऐसे लिखेंगे तो नंबर नहीं देगी, तो थ्योरम तो पूरी लिख देना, अगर ऐसा कह रहे हैं उन्हीं से नंबर पानी है आपको, पूरी लिख देना, ठीक है। अब ये देखो, अगर P A को डिवाइड करता है तो क्या A को PC लिखा जा सकता है, P किस कोई भी है, P डिवाइड कर रहा है, जैसे मैं कहूँ कि 3 डिवाइड्स 6, अगर 3 डिवाइड्स 6 है तो 6 को 3 into समथिंग लिखा जा सकता है ना। A स्क्वायर क्या हो गया बोलो, P स्क्वायर C स्क्वायर। अब A स्क्वायर की वैल्यूज में डाल दो, पुट A स्क्वायर इन इक्वेशन 1, A स्क्वायर की क्या वैल्यू है देखो, P स्क्वायर C स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू क्या लिख दे बोलो, दैट इज PB स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर C स्क्वायर, उसमें डाल दिया, एक भी कट गया,
तो दैट इज पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक पी कटने के बाद पी स्क्वायर बाई पी सी स्क्वायर। अभिषेक के पी हमने कैसे काट दिए, तो पी और स्क्वायर से नहीं तो कैसे काट दिए, पी इंटू पी लॉग कैसे लिखा? ये सर सर वो आइडेंटिटी थी ना, वो ये बहुत अच्छा होता है, am by am, तो a की पावर m माइनस। ये सही बता रहे। इन्होंने कितना अच्छा बताया कि देखो 7 इंटू 0 इज 5 इंटू 0। बहुत बड़ी बात बताई, आप लोग समझ लो कि कितने भाग्यशाली हो कि आपके साथ अर्चिता पड़ी थी, बहुत बड़ी बात बता दी कि 7 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 बाई 0। इन्होंने काट दिया 7 इज इक्वल टू 5। और कोई ये जादूगिरी नहीं जानता। इन्होंने बताया कि P इसलिए कटा है क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर 0 नहीं है। बहुत बड़ी बात बोल दी इन्होंने। बोले अगर ये 0 होता तो क्या कटता, क्योंकि अगर कोई ऐसा कहते हाँ ये इक्वल है, अच्छा जी 0 यहाँ कट गया, कहते देखा आपने जादू किया। इसका एक पता, कभी भी कोई चीज कैंसिल करोगे, वो भी बहुत अच्छा बोल रहा था, बाय लॉ ऑफ कैंसिलेशन एज दे आर नॉन जीरो। वो भी बहुत बड़ी बात बोल रहा था, बिकॉज P इज ए नॉन जीरो। कभी भी कोई चीज तभी कट सकती है जबकि वो क्या हो, नॉन जीरो। तो एज यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, और उसका क्लैरिफिकेशन वहाँ है क्योंकि P प्राइम नंबर है, मिनिमम प्राइम नंबर तो 2 होता है, 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर ही नहीं है, तो कट गया कि नहीं। चलो अब आगे की बात देखें। ये लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताया कैसे किसी को भी मत काट देना, नहीं तो दूसरे सवाल गलत हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो गया बोलो, पी स्क्वायर इज पी सी स्क्वायर। आगे का काम अंशु प्रिया बताओ, अब क्या करें। सही है। सो दिस implies that P is prime factor of P square. So P divides B square. This implies P divides B. सही है। तो P divides A and B both. B दोनों देख लो क्या लिखा है। However, these are co-prime. This is contradiction. दो co-prime क्या है? अगर मैं 9/8 लिख दूं तो क्या 9 और 8 co-prime है? जिनको और सिंप्लीफाई न किया जा सके। ठीक है, दोनों ही कंपोजिट है लेकिन फिर भी co-prime। So P divides A and B both. However, A and B are co-prime as per our assumption. This is contradiction. ये विरोधाभास है, इसलिए now this is contradiction. ये विरोधाभास है। So our initial assumption is wrong. So हमने माना था कि रूट पी रेशनल है, तो रूट पी क्या हो गया, ये समझो कि ये जो सवाल है ये इतना गारंटीड है कि अगर तुम्हारे जो पेपर बनाने वालों को कहा जाए कि एक सवाल दो तो सिर्फ यही वो रख सकते हैं। ये इतना कंपलसरी सवाल है। ऐसा कोई पेपर ही नहीं आया पिछले 30 साल में जिसमें ये सवाल ना हो। रूट 3, रूट 2 या रूट 5 इट इज सोइंग, और 4 नंबर का आता है, तो इसमें कोई गलती नहीं करना है। तो हमने आपको एक बता दिया, ये तो आप कर लोगे उसी से। अगला देखो, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। So 3 plus 2 root 5. Let it is rational. So 3 plus 2 root 5 को क्या लिखा जा सकता है? P and Q. Where P and Q? अमन सेंटेंस पूरा करो। P and Q are co-prime. को प्राइम की जरूरत है, अब प्राइम। Q is not equal to R is just These are
इंटीजर, सो प्राइम भी ना लिखो, सिर्फ क्या लिखो, अगर मान लो रेशनल मान लिया तो इंटीजर हुए, हमको उसकी जरूरत ही नहीं है, अब क्यों कितना ही लिख लिया, ठीक है। सिर्फ उस वाले में लिखा करो को प्राइम, इसमें तो प्राइम भी नहीं लिखना, ठीक। अब जरा देखो, तो 2√5 क्या हुआ, p/q माइनस 3। आगे देखो, तो 2√5 लिया, q इसका आगे बताओ यहाँ क्या लिखा है, सही है, दैट इज p-3q। अब 2 को भी हटा दो, सो p-3q/2q। इंटीजर में इंटीजर का मल्टीप्लाई करो और उसमें से इंटीजर सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या इंटीजर ही आएगा, ये क्लोजर लॉ। और इंटीजर में इंटीजर का मल्टीप्लाई करो तो भी इंटीजर, तो राइट हैंड साइड पे तो सब इंटीजर अपॉन इंटीजर आ गया, रेशनल। सो LHS इज रेशनल while RHS is irrational. This is contradiction. So our initial assumption is wrong. So this is irrational. सही है। अगला क्वेश्चन 7√5। तो लेट 7√5 सारी चीजें आपको लिखनी है और यहाँ पर जो भी ये लिख देना, सही। और फिर √5 क्या हो गया, p/7 क्यों, फिर सारी चीज लिख देना, समझ आ गई बात, इतना लो। एक और चीज है, इसी में दिया है c 1/√2, इट इज p/q, सारी चीज लिख देना, ठीक है। इसके साथ अब बस अंशु की आगे का बताओ क्या करें, स्क्वायरिंग करना चाहते हो, उससे क्या कर लोगे आप, बोलो अभिषेक। रेशनलाइज कर देंगे, हाँ, रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज करना। तो 1/√2 इंटू √2/√2, यही करना है, नहीं तो फंस जाओगे स्कूल में, टीचर बहुत गड़बड़ करते हैं, यही तरह है और कोई तरीका। इन्वर्स भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वर्स कर दिया तो क्या पता p 0, उल्टा कर दिया तो नीचे 0 हो नहीं सकता, ठीक है। तो हम तो इन्वर्ट कर देंगे, हमें मालूम है कि √2 इरेशनल होता है, हम तो प्रूव कर लेंगे, लेकिन p का क्या पता, ठीक है नहीं। इतनी बात समझ में आ गई, ऐसे ही रखना। तो ऊपर कितना आ गया बताओ, √2/2 कितना आ गया, p/q। तो बोलो √2 क्या आ गया, 2 ऊपर चला गया, 2p/q आ गया। अब फिर से सारी बात लिखो, LHS इज इरेशनल, RHS इज रेशनल, ठीक है। दिस इज कंट्राडिक्शन, सो आवर इनिशियल assumption इज रॉन्ग, हेंस 1/√2 इज इरेशनल। समझ आ गई बात। हमारी मैथ वाली मैम क्या है कि जैसे 3+2√5 करना, अगर उसमें लिखा हुआ नहीं कि √5 इरेशनल है तो वो करके दिखाओ, कहीं नहीं करना है, वो सब आप देखें जो पुराने बुक्स हैं और जो आंसर शीट चेक होती हैं उसमें कोई नहीं प्रूव करता, ऐसे ही होता है, ठीक है। अलग से आएगा क्वेश्चन इस तरह से। अगर फिर भी मान लो 4 नंबर के वेटेज पे दे दें तो कर देना, जैसे 1-2 नंबर में नहीं किया जाता है। अगर ये चीज़ करवाएंगे तो फुल 4 मार्क्स है, 4 मार्क्स का ही आता है। समझ में आ गई बात। अब देखो आगे का, देखो चेक दैट 6 to the power n एंड्स, हमें चेक करना है कि किसी n के लिए मतलब होता है 0 पे या नहीं। अब जरा देखो 6 to the power n, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 to the power, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 into 3 है और into 2 into 3, ऐसा कितनी बार आएगा, n times, ठीक है। Now 6 to the power n contains 2 and 3 as its prime factor for any integral value of n। किसी की वैल्यू के लिए ये 2 और 3 इसके फैक्टर्स हैं। Now 6 to the power n has 2 and 3 as its prime factor। अगर तुम किसी को मल्टीप्लाई कर दोगे तब थोड़ी ना प्राइम रह जाएगा, नहीं तो अलग अलग वैसे ही प्राइम फैक्टर्स हैं। फॉर एनी इंटीजर n, बट वी नो, क्या तुम्हें ये बात मालूम है कि 2 into 7
इंटू 13 इंटू 11 इंटू 5, इसका लास्ट डिजिट क्या होगा? जीरो। क्यों लास्ट डिजिट? फाइव क्योंकि जो 2 इंटू 5 है वो 10 हो जाएगा, बाकी सबकी कुछ भी वैल्यू आए, मैं कहूँ 2 3 7 9 आ गया, लेकिन इसका आंसर तो 10 है, क्या वो उसे जीरो नहीं बना देगा? We know that if 2 and 5 are factors of any number, then only it ends with 0। इतनी बात तुम समझते हो? अब अगली लाइन अर्चिता बता दो। So 6 to the power n can never end with आप बता दिव्या। 6 to the power n. आप बोलो। 5 cannot be its prime factor as per fundamental theorem of arithmetic. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फर्क देख रही हो कहाँ पे? तो एज पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स the factorization of 6 to the power n is unique and in no case 5 can be its factor 2 और 3, यानी इसको सिर्फ एक ही तरह से किया जा सकता है। अब कोई कहे हम 18 का फैक्टर तुमने किसी को लिख के दिखा दिया, और कोई कहते हम तो अच्छा ला सकते तो मैं तो इसमें 5 भी ले आता, तुम क्या 3 ला रही हो, मैं तो 5 भी ले आऊँगा। ये बोले बगल हम तो 7 ले आए इसके में, तुम कहाँ 5? तो तुम कहते ना नो ताशी, by fundamental theorem of arithmetics its factorization is unique, you cannot do so, ऐसा बोल देना, फिर कुछ नहीं कर पाए। पूरी बात समझ आई? तो as per fundamental theorem of arithmetics, और नहीं अगर तुम्हें मालूम तो तुम ऐसा कर लोगे, तो जानती और मालूम होगा तो तुम उसको अपोज करोगे, नहीं तो तुम्हें मालूम ही नहीं, एक्सेप्ट कर लोगे। सो थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स द प्राइम फैक्टराइजेशन, वो क्या है? इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, यही इसको 3 नंबर का क्वेश्चन बना रहा है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n is unique and 5 cannot be its factor in any case। सही है? अब ना लिखना चाहो तो इतना भी करो, ये लिख दिया ना तुमने, इसी में तुम्हारी जीत हो। और so 6 to the power n can never end at 0 for any integer। देख लो 6 to the power 1 6 है, 6 to the power 2 36 है, 6 to the power 3 कितना होता है? 216। कभी तुम्हें लग भी रहा है? कभी हो गई? किसी अंक के लिए खत्म ही नहीं हो सकता, करके देख लेना, पूरा दिन करते रहे, आएगा ही नहीं उसमें 5 को, तुम कैसे कर ले जाओगे ना। 6 एक्सप्लेन वाई 7 plus 11 7 into 11 into 13 7 into 11 into 13 plus 13 any composite number can be expressed as a product of prime। अगर जब तक तुम इसे प्रोडक्ट में नहीं बताओगे कंपोजिट नहीं माना जाएगा, ठीक है कि नहीं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम दिखाओगे तभी कंपोजिट माना जाएगा, प्लस में नहीं माना जाएगा, यहाँ प्लस है। सो एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, यहाँ तो सम ऑफ प्राइम है, ऐसे थोड़ी चलता है, सम ऑफ प्राइम एंड कंपोजिट है, तो भी कहाँ चलेगा? एक तरफ प्राइम एक कंपोजिट, एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो ताशी आगे क्या करें? 13 मैंने कॉमन ले लिया, सो दैट इज 7 into 11 फिर प्लस, सो दैट इज 13 और 77 प्लस 1 13 into 78। कुछ और करना है? कितने पे कंक्लूड करना है? थोड़े
अब जब तक इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नहीं दिखाओगे तब तक ये कंपोजिट नहीं माना जाएगा। दैट इज so that is 13 into 13 into 3 into 2 सही है। hence the given number is a composite number। so given भी लिख सकते हो या इबिट का मतलब उपरोक्त, ऊपर लिखा हुआ कंपोजिट। चलो अब जैसे मैंने पहला किया वैसे दूसरा भी आप कर लोगे। ओके ना 6 को 2 into 3 लिखा जा सकता है। 72 को अगर 2 लिखें तो कितना बचता है 36, एक और 2 लिखें तो कितना बचता है 18, एक और 2 लिखें और 3 into 3 120, एक 2 लिखें कितना बचा, एक 2 लिखे फिर एक 2 लिखे फिर अब सही है। इनके बाद अगर हमें इनका HCF चाहिए तो इसमें जो कॉमन ऊपर से नीचे तक मिलेगा वही होगा। तो दैट इज 3 ऊपर से नीचे तक पूरा बना लो, दैट इज 2 into 3 तो 6 हो गया। जब LCM चाहिए, LCM में इनको तो लिख ही लो और इसके बाद जो लोकल ग्रुप में भी बने जोड़े, लोकल जोड़े भी बनाए जाते हैं। LCM में क्या बनेगा बोलो, तो लोकल में एक जोड़ा, दो जोड़ा 2 into 2 और जो जिनके जोड़े नहीं भी बनेंगे वो सब लिखे जाएंगे। तो क्या होगा, दैट इज 2 3 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 72 और 72 5 जा 360, ऐसे सभी करने हैं। ओके नाउ 8th क्वेश्चन, फाइंड HCF ऑफ 96। 96 2 लिखा, कितना बचा 2 लिखा, 2 लिखा, 2 लिखा। अच्छा ये बताओ 404 2 अब 101 का कुछ हो सकता है तो इसलिए इसका HCF क्या हुआ 2 into 2 दैट इज 4 हो गया। ओके अब हमें उत्कर्ष एक फार्मूला पता है कि A into B द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या होता है HCF into now A it is 96 or 404 that is equals to 4 into LCM तो 96 into 404 upon 4 ये LCM हो जाएगा। 4 से कट गया तो 9696 it is equals to LCM। इतनी बात समझ आ गई। अब जरा देखो अगर कोई तुमसे अर्चिता ये कहता है कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो, हमें एलसीएम नहीं चाहिए HCF, तो तुम निकाल लो। मतलब एलसीएम ना मांगे वो HCM मांगने लग जाए, नहीं निकालता हूँ। और कोई तुमसे कहे HCF ना निकाल के लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, तब जरा इस बात को ध्यान दो कि देखो अगर मैं कहूं कि फैक्टर ऑफ 12 बताओ और फैक्टर्स ऑफ 18 बताइए, 12 के सभी फैक्टर बताओ। 1 2 प्राइम फैक्टर की बात है, 1 2 और इसके बताओ 8 कहाँ से 6 9 8 18 सही है। अब इन दोनों में इनके कॉमन फैक्टर्स बताओ। 1 2 3 and 6 1 2 3 and 6 और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सही है। और अगर कोई कहे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर तो बिना विचारे 1 बोल देना, जैसे आपने बोला। यू नीड नॉट टू थिंक, इसलिए कोई पूछता नहीं क्योंकि सबको पता है 1 होता है। अब देखो
इसमें इनके मल्टीपल बताओ, 12 के मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड मल्टीपल ऑफ 18। तो 12 to 24 मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई करो 1 से। 36, 48, 60, 72 और ये कितने हैं? 18, 36, 54। ठीक है, इसमें भी और भी आ जाएंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है बताओ? 12, 15, 92, ऐसा हो गया। अब इससे क्या पता चल रहा है इसके मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? That is 36, 72 और भी आ सकते हैं 36, 72। अगर कोई 36 पकड़ लेता है तो आगे के मल्टीपल तो 36 का टेबल है। 36 बन जाए 36, 36 हो जाए 72, तो आगे निकल सकता है। That is 108। अगर कोई पूछे हाईएस्ट तो हाईएस्ट नहीं निकाला जा सकता, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला जाता है और हाईएस्ट फैक्टर। सही है। 9, अगर सोनिया और राहुल एक ही जगह से चलते हैं तो सोनिया इसको 12 मिनट में पूरा कर लेती है, कंप्लीट 18 मिनट में, जबकि राहुल कितने मिनट में कर रहा है? तो सोनिया कंप्लीट्स इट इन 18 मिनट। तो सोनिया विल बी at the starting point only after 18 minutes, 36 minutes, 54 minutes and 72 minutes। पहला चक्कर 18 में लगाएगी। सही है। तो सोनिया फिर कब होगी बोलो? will be at starting point only after 18 minutes, 36 मिनट, 54 मिनट, so on। और जबकि राहुल will be at the starting point after, वो 12 मिनट में होगा, 24 मिनट में होगा और 36 मिनट में होगा। The minimum time after which they will meet is the LCM, क्योंकि 36 मिनट में मिलेंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए, ये करना नहीं है। जब भी आपसे क्या पूछा जाए, देखो वास्तव में जब मिनिमम पूछा जा रहा है तो मिनिमम तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, जब हाईएस्ट पूछा जाए या मैक्सिमम तब HCF निकाला जाए। हाईएस्ट का मतलब ये कि या मैक्सिमम हो तो ये लेना, हाईएस्ट वर्ड में ही तो मैक्सिमम छिपा है और लोवेस्ट में तो द मिनिमम टाइम पीरियड आफ्टर विच दे मीट। ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से we require to find LCM of 12 and 18। यहीं से शुरू होगा सवाल, ये सब लिखना नहीं है, समझाने के लिए किया कि वो कितने मिनट बाद मिलेंगे बोलो? 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो इसको 12, 2 into 3 और 18 क्या हो गया? 2 into 3 into 3। जिसका ग्रुप बने उसको बना लो, जो फुटकर बचे सबको लिख लो। तो 2 और 3 तो बन ही गया और बच क्या गया? तो ये कितना हो गया? सो आफ्टर 36 मिनट फ्रॉम स्टार्ट दे विल मीट अगेन, ऐसे लिखना। आफ्टर 36 मिनट फ्रॉम स्टार्ट दे विल मीट। ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा, फ्रॉम स्टार्ट लिख देना। चलिए सर एक क्वेश्चन में डाउट था। इसमें रानी वाली
नंबर का पेपर है, जिसके 16 भी आ जाएंगे उसको पेन मिल जाएगा। पास ही कुछ नहीं है, पास तो तुम हो ही। चलो 2-2 नंबर का हर एक है। कल इसका रिजल्ट पहला क्वेश्चन है रूट पी लीजिए। रूट पी लीजिए। हाँ बताइए। जगह से लिखते हैं कि PC इक्वल टू A तो फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर C या फॉर सम इंटीजर C। यहाँ पे जैसे लिखते हैं PC इक्वल टू हाँ, C इज इक्वल फॉर सम इंटीजर C। ये लिख देना, जब C वर्ड यूज करोगे ना पहले में, वेयर C इज सम इंटीजर, वो लिख देना। हमें सीधे लिखना है कि मतलब P डिवाइड A स्क्वायर, फिर हमें वो लिखना है कि P इज अ फैक्टर ऑफ A। नहीं, P डिवाइस थ्योरम पूरी लिखनी है या फिर नंबर लिख दें? नंबर लिख दो। लाइए सर X 50 किलोमीटर पर आ रही है। X 50 है। 50 किलोमीटर होगा, चेक कर लेते हैं। चलो बैठ जाओ 5 मिनट के लिए। आंसर कैसे? मैं बता रहा हूँ आंसर कैसे था। सर
अब आंसर में तो स्पीड नहीं दी है, डिस्टेंस बताओ। चलो हाँ सही है। हाँ लाओ, कोई बात नहीं, अभी समझ लो। Now see, let the speed of train is x and the distance covered by it is y. देखो फिर से समझो। Let distance covered, अगर distance covered को x किलोमीटर माना जाए और स्पीड को y किलोमीटर पर आवर माना जाए, तो बोलो इसके द्वारा कितना समय लिया गया। सो टाइम टेकन क्या होगा बोलो। टाइम इट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो टाइम विल बी एक्स बाई वाई। देखो डिस्टेंस अपॉन कर दिया कि नहीं। अगर इसमें डिस्टेंस कभी नहीं बदलती है तो स्पीड, तो जो हमारा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, टाइम को भी कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये इसका टाइम है एक्स बाई वाई, तो इसका टाइम है कि नहीं, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट टाइम। इसे टी करेक्ट भी मान सकते हो। टी कैसा है बोलो, करेक्ट है, ना जल्दी ना फास्ट। ये इसका स्टिपुलेटेड टाइम है। कैसा टाइम है। अब जरा देखो, अगर ये पहले केस में क्या फास्टर चलती है, सो अगर फास्टर चलेगी तो जो क्या कम समय में पहुंचेगी कि ज्यादा समय में। तो जो इसका करेक्ट टाइम है और माइनस फास्टर वाला, उसमें कितने का अंतर है। 2 घंटे का है भाई। फास्ट चलाओगे तो जल्दी ये तो बड़ा रहेगा, इसमें कम लगेगा कि नहीं। इसमें क्या लिखे बताओ, एक्स वाई वाई, लेकिन इसमें क्या लिखे +10 और y तो पता नहीं एक्स यहाँ डिस्टेंस है, अच्छा डिस्टेंस y +10, तो ये कितना हो गया बोलो, यही 2 है। सही है। अब जरा देखो दूसरा केस बताओ, अगर वो स्लोवर चले तो देर में पहुंचेगी कि जल्दी, देर में पहुंचेगी। तो यहाँ देखो दैट इज टाइम स्लोवर और माइनस टाइम करेक्ट या स्टिपुलेटेड, तो वो कितने घंटे का है। इसकी इक्वेशन बना x बाई, ये बताओ स्लो में ज्यादा समय लगता है ना, x अपॉन वाई -10 और माइनस यहाँ बताइए दैट इज x वाई बाई दैट कम्स एज, इतनी बात सही है। ओके। अब जरा देखो हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन लो, अगर x कॉमन ले ले तो अंदर क्या बच रहा है, ये सही है, दैट इज इक्वल टू 2। यहाँ y +10, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, y +10 माइनस y, दैट इज इक्वल टू 2। सही है पहली इक्वेशन। तो इससे y कट गया तो कितना आ गया, 10x इज इक्वल टू 2y +10। ठीक है। अच्छा अब दूसरी इक्वेशन लीजिए। दूसरी इक्वेशन का 2 अगर और काटना चाहो तो 5x इज इक्वल टू y +10 है। ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन लो, x अपॉन y -10 और माइनस x बाई y दैट इज इक्वल टू 3। इन दोनों को भी सॉल्व कर लो तो y -10, और यदि x कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ क्या आएगा ऊपर बताओ, और यहाँ कितना आ जाएगा, तो ये 3 हो गया। अगर y से y कट गया तो क्या 10x इज इक्वल टू 3y -10 आ गया। अच्छा अब इससे कुछ और ज़्यादा नहीं कर सकता है, तो आपके पास ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, क्या इन दोनों का
ठीक है, पहले ही ले लो, इसको भी जरूरत नहीं। क्या इन दोनों का LHS सेम है तो इनका RHS भी सेम होगा भाई। इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग देन दीज आर इक्वल, नहीं तो डिवाइड ही कर दो, बना जाए, या इक्वेट कर दो। तो इससे क्या पता चल रहा है बोलो? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो बोलो 2y और y प्लस 10 किसके इक्वल हो गया? इतनी बात समझ आई? अब यहाँ देखिए, अर्चिता वाला फार्मूला लगा दिया जाए, ठीक है। y से y क्यों कटा? क्योंकि y इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए कटा। 0 होता तो क्या कट पाता कभी? दैट इज 2y प्लस 10 इट इज इक्वल टू 3। तो ये बताओ 2y प्लस 20 किसके इक्वल हो गया? 3y माइनस 30। नाउ अब देखो 20 के पास 30 ले जाओ तो यहाँ क्या हो जाएगा? y की कितनी वैल्यू आ गई? 50। तो ट्रेन की स्पीड आ गई। किसी एक में डाल दो जो तुम्हारे पास सिंपलेस्ट इक्वेशन हो, यही डाल दो, सेकंड में डाल दो, फर्स्ट में डाल दो। तो 10x इज इक्वल टू 2y और y प्लस 10, तो 2 इंटू 50 और दैट इज 50 प्लस 10, so that is 100 into 60। कितना आ गया? अब उधर 10x है ना, अब x कितना हो गया? 100 into 60 by 10, तो ये 0 कट गया, तो क्या x 600 किलोमीटर आ गया? ठीक है, the distance traveled is 600 kilometer and the speed of train is 50 kilometer per hour। इतना ही रखो। तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन था? ये नहीं था? जब वो 10 था आपका Good evening. Okay, thank you to all. Now you can leave.